हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट 6 का सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है 1919 और 1935 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके कुछ हम 17 से 20 क्वेश्चन बनेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। साथ में कुछ वन लाइनर फैक्ट भी देख लेंगे ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए और इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आए आप वहाँ पर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उपरोक्त ऊपर जो तीनों अधिनियम दिए गए हैं, तीनों का ही आंसर गलत होगा, क्योंकि जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी। याद रखिएगा, संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम हुई थी, और 1935 का अधिनियम एक ऐसा है जिसका हमारे संविधान में अगर ये समझ लीजिए 50 से 70% भाग जो है 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। लघु संविधान 1935 के अधिनियम को बोला जाता है। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो अधिनियम हुआ था वो 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। और आपसे अगर पूछे कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। और जो प्रथम संघीय न्यायालय था, इसके प्रथम जो न्यायाधीश थे वो थे मॉरिस गोयर। ये भी याद रखिएगा, इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर मॉरिस गोयर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार 1935 का अधिनियम। भारत में संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया था? 1937 में, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत हुआ? देखो, दो प्रकार के द्वैत शासन को कंफ्यूज करेंगे आपको। एक था प्रांत में द्वैत शासन और एक था केंद्र में द्वैत शासन। तो प्रांत में द्वैत शासन की अगर बात की जाए तो 1919 के अधिनियम के द्वारा होगी, और अगर आपसे केंद्र में द्वैत शासन की बात की जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होगी। तो केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, साथ में इंस्टा मोजो की भी एक लिंक मिलेगी, जहाँ पे आप हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो वहाँ पे डले हुए हैं आप उनको परचेस कर सकते हैं, जैसे कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, खाद्य प्रसंस्करण, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यूनिट 7 और यूनिट 9 के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे कि जनजातीय व्यक्तित्व भी है, जनगणना भी है, बजट है। ये सभी प्रश्नोत्तर वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से 15 से 20 रुपये उनका चार्ज है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ में अगर आपने हमारे कोई भी नोट्स परचेस किया हो टेस्ट का, एमपीपीएससी प्री के टेस्ट का या एमपीपीएससी प्री नोट्स का, तो आपको वो सभी फ्री मिल जाएगा और आपको एक ग्रुप भी मिल जाएगा। तो केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करने के लिए किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था, जिसको 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, और प्रांतों में द्वैत शासन की अपेक्षा केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन के तहत क्या हुआ है कि संघीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक भाग आरक्षित था और एक भाग हस्तांतरित है। भारत राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो ये सभी 1935। तो याद रखना है, केंद्र में द्वैत शासन 1935 के और प्रांत में द्वैत शासन 1919 के। अब ये हम पढ़ते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक शासन। ये वाला जो दूसरा है मुसलमानों वाला, ये 1909 के अधिनियम में था। मुसलमानों के लिए प्रथम सांप्रदायिक व्यवस्था 1919 के अधिनियम में नहीं है। केंद्रों द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, और केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायिनी, और केंद्र ने प्रांतों को विधायी शक्ति प्रदान की। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? 1919 के अधिनियम में आ जाएंगे।
इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। 1919 का जो अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में ये लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में मतलब प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। ऐसे प्रत्येक राज्यों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। हस्तांतरित विषयों के संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरित किया गया, क्योंकि यहाँ पे प्रांतों को अधिकार दिए गए थे। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? प्रथम विधान पालिका जो है प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के अधिनियम द्वारा। ये भी याद रखिएगा कि विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि 1919 के द्वारा भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष का होता था, और उसके 60 सदस्यों में से 34 सदस्य जो थे वो निर्वाचित या 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते। हमारा जैसा भी लोकसभा राज्यसभा होता था उसी जैसा लोकसभा वहाँ का राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा होता था। केंद्रीय विधानसभा में ज़्यादा सदस्य होते थे, 144 सदस्य होते थे, जो 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे। वहाँ पे 60 सदस्यों में तो 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे। कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायी का लाया? अभी हमने पढ़ा है द्विसदनीय विधायी का कौन सा लाया? 1919 का एक्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो हमने कहाँ से लिया है हमारे संविधान में? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति को कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। फ्रेंड्स, आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप, आज रात को मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी, तो आप उन पर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें और भी पुराने PDF पड़े हुए हैं, आप वो भी वहाँ पे देख सकते हैं। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 में राष्ट्रपति को निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का जो बंटवारा है वो किस योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है वो किस योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान 1935 का अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया। राज्यों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्रों में द्वैत शासन को लागू किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया गया। इस संघ का निर्माण किसने किया? तत्कालीन ब्रिटिश भारत के जो कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर, प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर बना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। नेक्स्ट है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में किया गया? तो 1935 के अधिनियम में किया गया। किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? संघीय शासन की व्यवस्था मतलब भारत में, मतलब केंद्र में, मैंने अभी बताया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में व्यवस्था की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा संघ में अवशेष शक्ति किसको दी गई थी? 1935 के जो अधिनियम था उसमें जो संघ की जो अपशिष्ट शक्तियाँ थी, अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? वो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देखिए, पहला है देश के लिए लिखित संविधान। विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, ये था इसमें। एक संघ की योजना, ये भी था अधिनियम में। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों पर समवाचित किया जाना, ये भी था। लेकिन लिखित संविधान, ये प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का उल्लेख सबसे पहले क्रिप्स मिशन में किया गया, याद रखिएगा। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। तो सबसे पहला, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल था। 1935 के अधिनियम में अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को बांटे गए थे, ये गलत है। अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को नहीं, गवर्नर को दिए गए थे। ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली, ये भी सही है। तो दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। मतलब दूसरा जो है कि प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे, ये इस पर टिक हो जाएगा। प्रांतीय विधायिका को आवंटित नहीं किए गए थे। 1935 का गवर्नमेंट इंडिया जो एक्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। हमारे भारतीय संविधान का बहुत सारा पार्ट इसी से लिया गया है। पढ़ लेते हैं क्या क्या लिया गया है। भारत का वर्तमान जो संवैधानिक ढांचा है 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के अधिनियम से कौन कौन से लिए गए हैं? पहला है संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना, मतलब संघीय न्यायालय की स्थापना। ये सभी चीज़ें 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो बर्मा है भारत से अलग हुआ था और 6 प्रांतों में मंत्रिमंडल इसके तहत गठित किए गए थे। वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 8 प्रांतों में बना था। नेक्स्ट है, अब देखो ये फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव इतने ही थे। अब हम कुछ वन लाइनर फैक्ट पढ़ लेते हैं। कौन सा अधिनियम को माल्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? 1909 को कहा जाता है। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक किया कि मुस्लिम और हिंदू अलग अलग जो है वोट डालेंगे, वो कहाँ पे किया गया? 1919 के अधिनियम में। भारतीयों की भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं हैंड रिटन, मैंने मेंस की स्ट्रेटेजी आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई है। आप वो मेंस की स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और जो जो मैंने बताया उस हिसाब से तैयारी कीजिए। उसके वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं मेंस के, तो मेंस की 45 बुकलेट आपको मिलेंगी, जिसमें आपको 25 बुकलेट 1 से 6 पेपर तक की मिलेंगी, 12 फाइल आपको पुराने पेपर की मिलेंगी और 12 फाइल आपको 3 मार्कर की मिलेंगी और 8 फाइल आपको पुराने पेपर की मिलेंगी। इस प्रकार 45 बुकलेट का आपका मेंस का पैकेज रहेगा। हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर श्रृंखला को शब्द समय के अंतर्गत कवर किया गया है। रोज डेली मेरी मेंस की क्लास होती है और प्राचीन इतिहास से मैंने स्टार्ट की है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में प्री की बुकलेट भी आप ले सकते हैं। प्री की टोटल बुकलेट 16 रहेंगी, जिसमें से 3 बुकलेट आपकी टेस्ट की रहेंगी और 16 बुकलेट आपके प्री के टॉपिक की रहेंगी। इसमें आपको 16 बुकलेट में आपको सभी टॉपिक मिलेंगे, साथ में इसकी मैप मिलेगा और साथ में मिलेगा योजना मिलेगी, आपको एक ट्रिक की फ़ाइल मिलेगी। ये सभी चीज़ें आपको जो 16 फाइलों में मिलेंगी। साथ में जो 3 फाइलें हैं वो टेस्ट की आपको मिलने वाली है। इन टेस्ट में आपको 10,000 प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा। आप ये टॉपिक पढ़ के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में जो भी छोटे छोटे टॉपिक मैं आपको कराती हूँ वीडियो में, उनकी भी फ्री PDF मिलेगी। करंट अफेयर्स आपको इसके साथ फ्री मिलेगा, तो आप ये ले सकते हैं। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो प्रांतों में 2 भागों में बटे थे तो वो थे 60 और इसमें से कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? 34। इनका कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष। केंद्रीय विधानसभा जो प्रांतों को 2 भागों में बांट दिया गया था, 2 शासन हो गया था। एक हो गया था, ऊपर हमने जो पढ़ा है कि एक हो गया था राज्य परिषद और एक हो गया था केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे और केंद्रीय विधान परिषद में 145 सदस्य होते थे। निर्वाचित कितने होते थे? 104 और मनोनीत कितने होते थे? 41। और केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल होता था 3 वर्ष।
इन दोनों सदस्यों में एकमात्र अंतर क्या था कि बजट स्वीकार करने का जो अधिकार है वो निचले सदन को था। इन दोनों में जो अंतर था केंद्रीय विधानसभा में और राज्य परिषद में, उसमें अंतर ये था कि बजट स्वीकार करने का अधिकार निचले सदन को था। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया? प्रांतों में द्वैत शासन 1919, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया ही है। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 1935 के अधिनियम में 451 धाराएं थी। 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 451। इसमें कितने परिशिष्ट थे? 15 परिशिष्ट थे। भारत का मिनी संविधान कौन सा अधिनियम कहलाता है? 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है वो मिनी संविधान कहलाता है। द्वैत शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को 1935 के अधिनियम द्वारा। ब्रिटिश संसद में 1945 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित हुआ? कब प्रस्तावित हुआ था? 4 जुलाई 1947 को। यह अधिनियम स्वीकृत कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान लागू होने तक शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत चलाया गया। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके दोनों एक्ट से संबंधित प्रश्न। ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को मैंने कवर करा दिया है। तो आप इन्हीं को अच्छे से बार बार पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूँगी, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है। इसमें 16 बुकलेट, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक इसमें MP GK की 5000 वन लाइनर भी आपको मिलेगा। ये जो रखा हुआ है, ये इस 5000 वन लाइनर में पूरा मध्य प्रदेश कवर किया गया है। वन लाइनर फैक्ट में हैंड रिटन, आपको मध्य प्रदेश पढ़ने में उससे अच्छा लगेगा। ये 10,000 प्रश्नों का कलेक्शन है। ये टेस्ट है, इसकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों आप ले सकते हैं। और आप मेंस का प्री दोनों का पैकेज भी ले सकते हो और हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।